अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरे वो सारे भाई-बहन जो बिल्कुल कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, वो भी बहुत अच्छे होंगे और ढोल माहिया जी आपने कहा था कि मैं आपका यही नाम लूँ, तो मैंने आपका नाम ले लिया है, ढोल माहिया और अपना असली नाम ज़रूर बताइए मुझे। चलिए कहानी की तरफ आ जाते हैं, बाकी लोगों के नाम भी इंशाल्लाह मैं लूँगी, तो कहानी की तरफ आ जाते हैं। शाम हो चुकी थी लेकिन बॉडीवाला की वसी वो अरीस कोठी तारीख नजर आ रही थी। पोर्च में बॉडीवाला की गाड़ी भी दिखाई नहीं दी। आसार देखकर मेरा माथा ठनका। इतने में बॉडीवाला का चौकीदार भी गेट पर आ गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? वो बोला, घर पर नहीं है जनाब। मैंने पूछा, और बेगम साहिबा? वो भी नहीं है जनाब। कहाँ गए हैं? मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरी ड्यूटी यहाँ गेट पर होती है। मैं तो ये बता सकता हूँ कि जनाब घर में कौन है और कौन नहीं। बाकी बात का मुझे पता नहीं होता जनाब। मैं रमज़ान अली और काका राम को बुलाकर लाता हूँ जनाब। वो आपको बता सकते हैं कि वो कहाँ गए हैं और कब तक आएँगे। ज़रा जल्दी करो जनाब, मैंने उसकी नकल उतारते हुए कहा। थोड़ी देर बाद बाकी 2 नौकर भी मौके पर पहुँच गए। खानसामा रमज़ान अली उनमें सीनियर था। वो मुझे देखकर थोड़ा-सा घबराया, फिर सँभल कर बोला, आप अंदर आ जाएँ जी। वो इजाज़त ना भी देता तो अंदर तो हमको जाना ही था। हम कोठी के बरामदे में बैठ गए। मैंने पूछा, हाँ भाई रमज़ान अली, कहाँ है तुम्हारे साहब और तुम्हारी बेगम साहिबा? वो रूहान सा होकर बोला, हमें तो कुछ नहीं समझ आ रही जी। पता नहीं इस घर को क्या हो गया है, क्या गुज़र रही है और क्या गुज़रने वाली है। हर काम उल्टा हो रहा है। मैंने अभी मालिक के छोटे भाई साहब को फ़ोन किया है। वो अभी आते हैं तो उनसे कहते हैं कि जी अपना घर सँभालें और हमें छुट्टी इनायत फ़रमाएँ। हमें तनख्वाह के अलावा और क्या लेना-देना है? ख़्वाह-मख़्वाह थाने कचहरी के चक्करों में फँस रहे हैं। क्यों, क्या बात हुई है? मैंने पूछा। इतने मायूस क्यों नज़र आ रहे हो? बोला, मायूस नहीं हूँ जी, डर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। कल रात 11-12 बजे बेगम साहिबा एक छोटा-सा अटैची केस लेकर घर से निकली और पैदल ही मार्केट चौक की तरफ निकल गई। हम हैरान थे कि ये क्या वक़्त है घर से निकलने का और वो भी तन्हा, बगैर सवारी के। मगर मुलाज़िम पेशा हैं, ना बेगम साहिबा को रोक सकते थे और ना उनके जाने पर एतराज़ कर सकते थे। सुबह बड़े मालिक ने पूछा कि मालकिन कहाँ हैं? हमने बताया कि वो तो रात को ही चली गई थी। मालिक अंदर चले गए, कुछ देर अलमारियों में कुछ तलाश करते रहे, फिर अपने कमरे में बंद होकर बैठ गए। नाश्ता किया और ना ही दोपहर का खाना खाया। 2:30 बजे के करीब गाड़ी लेकर निकल गए और अभी तक वापस नहीं आए। सारा घर इसी तरह खुला पड़ा है। कोई बेईमान नौकर होता तो पता नहीं क्या कर गुज़रता। खुदा गवाह है हमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। आइए मेरे साथ मैं आपको दिखाऊँ। वो उठकर खड़ा हो गया। मैं उसके साथ कोठी की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। घर की दोनों नौकरानियां सहन में चटाई बिछाए बैठी थी। रमजान अली हमें अंदर कमरों में ले गया। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। अलमारियों के पट खुले थे, दराज निकले हुए थे, यहाँ तक कि आईनी सेफ भी मुकफल नहीं था। मैंने सेफ का दरवाजा खोला। अंदर 10-12 तोले सोने के अलावा नकदी भी मौजूद थी। लकड़ी की अलमारी से निकलने वाले कीमती पारचात और दीगर सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था। साफ पता चलता था कि बाहर जाने से पहले बॉडी वाला यहाँ कोई चीज़ तलाश कर रहा है। उसकी परेशान हाली और गायब दिमागी इस बात से ज़ाहिर थी कि वो सब अलमारियाँ, दरवाज़े यूँ ही खुले छोड़कर निकल गया था और इस बात का भी इल्म नहीं था कि वो कब वापस आएगा और आएगा भी या नहीं। यूँ लगता था कि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं रही। उसके हाथों अपना इकलौता बेटा कत्ल हो गया था। उसके वारिस को उसके ही हाथों गोली लग गई थी। उसकी बेटी पहले ही उसके माथे पर कलंक का टीका लगा चुकी थी। अब बीवी भी उससे रूठकर या उसे छोड़कर चली गई थी। ऐसी हालत में बंदे का दिमाग खराब ना होता तो और क्या होता? आखिर बॉडी वाला के साथ ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ? मुझे इसके पीछे कोई गहरा राज नज़र आ रहा था। दिन हुआ और फिर अगली रात आ गई। बॉडी वाला घर वापस आया और ना उसकी बीवी वापस आई। बॉडी वाला का छोटा भाई दीपक बॉडी वाला का छोटा भाई दीपक प्रसाद ईश्वर कॉलोनी में पहुंच चुका था और उसने भाई के घर की चाबियां संभाल ली थी। दीपक प्रसाद एक सरकारी मुलाजिम था और पहली नजर में मुझे वो भला मानस नजर आया। कम से कम बॉडी वाला से तो भला मानस ही था। उसने घर के सब कमरों को ताला लगा दिए और अपने इस्तेमाल के लिए बालाई मंजिल पर सिर्फ एक कमरा खुला रखा। वो इस बात का इजहार खुले लफ्जों में कर रहा था कि बॉडी वाला की दूसरी बीवी उस घर में नहुसत बनकर आई है। 4-5 बरस पहले बॉडी वाला जितना खुशो खुर्रम था, आज उतना ही गमज़दा और बदहाल है। दीपक ने बड़े वसूख से कहा कि
शारदा मुखलिस औरत नहीं, वो सिर्फ़ भाई साहब की दौलत से मोहब्बत करती है और इस इंतज़ार में है कि भाई साहब की आँखें बंद हो और वो जायदाद से अपना हिस्सा हासिल कर ले। मैंने कहा, दीपक साहब, आपस में मोहब्बत करना या ना करना मियाँ-बीवी का ज़ाती मामला है और जहाँ तक जायदाद का ताल्लुक है, ज़ाहिर है वो हिस्से की हकदार है। बॉडी वाला की कानूनी पत्नी है। हम तो शारदा को तभी इल्ज़ाम दे सकते हैं जब उसने किसी तरह बॉडी वाला को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो। बॉडी वाला का भाई तनक कर बोला, इंस्पेक्टर साहब, और नुकसान कैसे होता है? उस औरत ने घर तो बर्बाद कर दिया है हमारे भाई का। जो कुछ घर में है समेट-समेट कर पिछलों को भेजती रहती है। उसके भाई करते-वर्ते कुछ नहीं, बस दुनिया को दिखाने के लिए छोटे-मोटे काम कर रखे हैं उन्होंने। कोई मोटर मैकेनिक है तो कोई स्कूल में नौकरी करता है। किसी ने दुकान खोल रखी है। नज़रें उन सबकी बहन की तरफ लगी हुई रहती हैं। वो हर दूसरे-तीसरे हफ्ते जाती है और अगले 15 दिनों का खर्चा उनके घरों में डाल आती है। बिल्कुल मंगते हैं वो लोग। पता नहीं ये औरत किस जन्म का बदला ले रही है भाई साहब से। हमें यकीन है कि हेमा जो घर छोड़कर चली गई है, तो इसमें भी शारदा का ही हाथ है। माँ जैसा रवैया तो उसका था ही नहीं। हर वक़्त सहेली बनकर घुसी रहती थी उसके बगल में। मैं अब क्या बताऊँ आपको? कपड़ा उठाने से अपना ही पेट नंगा होता है। पता नहीं किस नीच ज़ात की औरत है ये। मुझे यकीन है कि उसे हेमा और उस हरामी प्रीतम के मेल-जोल का पता था। बल्कि हो सकता है कि ये बिचौली बनकर उनकी मुलाकातें भी कराती रही हो। हमारे भाई साहब की तो बस आँखें ही बंद हैं। शारदा के सिवा उनको कुछ नज़र ही नहीं आता और सब कुछ लुटाकर भी अंधे बने हुए हैं। मैंने पूछा, और बिस्वजीत के कत्ल के बारे में क्या ख़्याल है तुम्हारा? वो बोला, ये भी हेमा वाले वाक़ये का शाखसाना है। कमबख्त ने बर्बाद कर दिया है सारे घराने को। ना हेमा घर से जाती, ना गैरतमंद भाई का खून खौलता और ना ही वो उन लड़कों की तलाश करता फिरता और ना उनके हाथों मारा जाता। मैंने दीपक की आँखों में देखते हुए कहा, अगर मैं ये कहूँ कि बिस्वजीत प्रीतम वग़ैरह के हाथों नहीं मारा गया तो? तो किसके हाथों मारा गया है? किसी के हाथों भी ये काम हो सकता है, मसलन खुद बॉडी वाला। दीपक का चेहरा हैरत में डूब गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? विश्वजीत भाई साहब का इकलौता बेटा था, उनका वाहिद वारिस। वो उसे कैसे मार सकते हैं? मैंने कहा, तुम कुछ ज़्यादा परेशान हो गए हो। मैंने तो एक मफ़रूज़ा पेश किया था। तफ्तीश में ऐसे मफ़रूज़े घड़ने ही पड़ते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम बॉडी वाला के सबसे करीबी अज़ीज़ हो। ज़ाहिर है इस घर के हालात तुम्हें किसी भी दूसरे शख्स से ज़्यादा मालूम होंगे। बॉडी वाला के ताल्लुकात अपने बेटे के साथ कैसे थे? मेरा मतलब है, क्या उनके दरमियान कोई ऐसा मामला था जो किसी वक़्त बढ़कर तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लेता? दीपक तशवीशनाक नज़रों से मुझे देख रहा था। कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम नहीं आप इस तौर से क्यों सोच रहे हैं। कम से कम मेरे इल्म में तो कोई ऐसा वाक़या नहीं कि बाप-बेटे में कोई शदीद झगड़ा हुआ हो। बिस्वजीत अपने बुज़ुर्गों के सामने सर उठाने वाला लड़का नहीं था। वैसे भी अभी वो उम्र के उस हिस्से में था जहाँ लड़कों को अपना जेब खर्च पूरा मिलता रहे तो उन्हें किसी और बात की फ़िक्र नहीं होती। वो हॉस्टल में रहता था, 2 महीने बाद घर आता था और कभी-कभी इससे भी ज़्यादा वक़्त गुज़ार देता था। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि बिस्वजीत की माँ को भाई साहब ने तलाक दी थी और इस बात की रंजिश बिस्वा के दिल में होगी। ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है और बड़ी बात नहीं है और मुमकिन है बिस्वा और हेमा वगैरह भी इस गम को महसूस करते हों। लेकिन वो बाप से और अपने हालात से समझौता कर चुके थे और सच्ची बात तो ये है, भाई साहब ने भी बाप के फराइज़ अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये मनहूस औरत शारदा इस घर में ना आती तो पहली बीवी से इलाहिदा होने के बावजूद भी भाई साहब का घर स्वर्ग ही रहता। मैंने दीपक प्रसाद से कहा, मुझसे पहले इस थाने का इंस्पेक्टर जानी हेमा वाले केस की तफ्तीश करता रहा है। क्या उसके सामने भी तुमने यही बयान दिया था कि हेमा को प्रेम चक्कर में डालने और घर से भगाने में शारदा का हाथ है? बिल्कुल दिया था, दीपक ने इकरार किया और उस बदबख्त ने सारी बातें भाई साहब को बता दी थी। भाई साहब से बड़ी राहो रस्म थी उसकी। भाई साहब राशन लेकर मुझ पर चढ़ दौड़े। बड़ी बेइज्जती की थी मेरी। वो तो शारदा के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं होते। वो सारी दुनिया की बात झुठला देंगे, लेकिन उस डायन के कहे पर एतमाद कर लेंगे। वो जो किसी ने कहा है ना कि सारी खुदाई एक पासे, मेरा ढोलन माही एक पासे, ये मिसाल सादिक आती है उन पर। दीपक प्रसाद का दिल शारदा के खिलाफ नफरत से भरा हुआ था। मैंने कहा, यह भी हो सकता है कि शारदा के चरित्रों ने काम दिखाया हो और बाप बेटे में अंदर ही अंदर इख्तिलाफ पैदा हो चुका हो। दीपक प्रसाद सोच में पड़ गया।
जैसे इस सवाल का कोई सही जवाब उसे न सूझ रहा हो। मैंने मौजू बदलते हुए पूछा, हाँ, बॉडी वाला की छोटी बेटी भी तो है ना? वो कहाँ है? दीपक बोला, वो कपूरथला में अपने छोटे चचा के पास रहती है। वहीं 5वीं क्लास में पढ़ रही है। हमारी ये गुफ्तगू बाडीवाला की कोठी में ही हो रही थी। हम बालाई मंजिल के बरामदे में बैठे थे। अचानक जीनों का दरवाज़ा खुला और बिलाल शाह दंदनाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसका तमतमाता चेहरा देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि या तो वो किसी से लड़कर आया है या उसके पास कोई अहम खबर है। खबर वाली बात दुरुस्त थी। आते साथ ही उसने मेरे कान से मुंह लगाया और बोला, खान साहब, बॉडी वाला की गाड़ी मिल गई है। मौजा झुमरा के करीब खेतों में खड़ी है। ये मेरे काम की खबर थी और ये बड़े काम की खबर थी। मैंने दीपक प्रसाद से इजाज़त ली और बिलाल शाह के साथ कोठी से बाहर निकल आया। नीचे मेरी जीप खड़ी थी। टंकी में पेट्रोल भी मौजूद था। हमने सीधे मौजा झुमरा का रुख किया। झुमरा अमृतसर का एक नवाही गांव है। फासला तकरीबन 18 मील का है। रास्ता 10 मील तक तो पुख्ता है, उसके बाद नीम पुख्ता है। बिलाल शाह ने तफसील बताते हुए कहा कि कार का खोज मरकजी थाने के एक कांस्टेबल ने लगाया है। वो एक शादी खाकर करीबी गांव से आ रहा था। झुमरा के करीब कीकर और शीशम के एक झुंड में उसने कार देखी। नंबर देखकर वो पहचान गया कि ये बॉडी वाला की कार है। उसने करीबी खेत में काम करते हुए 2 आदमियों से पूछा कि ये कार किसकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम। ये कल दोपहर से इसी जगह पर खड़ी है। कांस्टेबल ने गाड़ी के पहियों की हवा निकाल दी और इत्तला देने के लिए फौरन थाने पहुंच गया। जीवन नामी ये कांस्टेबल अभी तक थाने में था। हमने 2 मिनट के लिए जीप रोककर उसे साथ लिया और शहर से निकलकर झुमरा गांव की तरफ रवाना हो गए। जीवन और बिलाल शाह की तरह मैं भी सादा लिबास में था। बिलाल शाह के पास एक देसी पिस्तौल था, जबकि मेरी कमीज के नीचे 28 बोर का सरकारी रिवॉल्वर बंधा हुआ था। हम 12 बजे के करीब रवाना हुए थे। 1:30 बजे मौके पर पहुंच सके। रास्ते में मुसलसल इस बात पर तबसरा होता रहा कि बॉडी वाला की कार इस वीरान इलाके में कैसे पहुंची, और अगर कार यहाँ है तो बॉडी वाला खुद कहाँ है। नौकरों के बयानात से तो यही अंदाज़ा होता था कि वो अपनी लाडली बीवी की तलाश में निकला है, लेकिन अभी तक बॉडी वाला का कुछ पता नहीं चला और ना ही उसकी लाडली बीवी का। शारदा के वालिदैन अमृतसर ही के एक नवाही बस्ती में रहते थे। मैंने वहाँ अपने सब इंस्पेक्टर को भेजा था। मालूम हुआ कि शारदा वहां नहीं आई और ना ही अपने किसी दूसरे अजीज के पास गई है। कांस्टेबल जीवन सिंह हमें सीधा उस झुंड में ले गया जहां बॉडी वाला की शानदार गाड़ी लावारिस खड़ी थी। उस पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी और दरख्त के जर्द पत्ते गिरे हुए थे। हमें देखकर खेतों में काम करते हुए चंद अफराद हमारे पास पहुंच गए। हम सादा लिबास में थे और जीप का रंग रूप भी प्राइवेट गाड़ियों जैसा था। काश्तकारों को बिल्कुल शुबा नहीं हुआ कि हम पुलिस वाले हैं। एक शख्स ने हमें बताया कि इस गाड़ी का मालिक गुरुजी महाराज के स्थान पर बैठा भजन सुन रहा है। मैंने पूछा, कौन है ये गुरुजी महाराज? जवाब देने वाला मुसलमान था, लेकिन उसने गुरु का नाम बड़े एहतराम से लिया और बोला, वो जी अल्लाह के नेक बंदे हैं। सिख, मुसलमान, ईसाई सब उनको मानते हैं। यहाँ करीब ही नाले के पार उनका डेरा है। वो देखिए, वो पीले झंडे वाली बर्जी नजर आ रही है। हम चारों खाने चौकस हो गए। जाहिर है बॉडी वाला कातिल था और कातिल गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। जीप लॉक करके हम डेरे की तरफ बढ़े। 2-3 काश्तकार भी हमारे साथ थे। उनमें से एक बोला, अजीब मजजूब सा बंदा है जी वो। कल से एक कोने में गुमसुम बैठा हुआ है, न कुछ खाया न पिया, प्यासा बैठा है, न किसी से बात करता है। हमने अभी उसे बताया कि कोई शख्स तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और जाते जाते तुम्हारी गाड़ी की हवा भी निकाल गया है, तो वो टस से मस न हुआ। बातें करते करते हम डेरे के सामने पहुंच गए। जो बिरजी हमने दूर से देखी थी वो छोटी सी थी, लेकिन डेरा उसके मुकाबले में बहुत बड़ा था। लंबी चौड़ी 4 दीवारी, बड़े बड़े दरवाजे, गुंबद और बिरजियां। अजीब सी इमारत थी। ये न मस्जिद नजर आती थी, न मंदिर और न गुरुद्वारा। बस ये कोई मिली जुली चीज थी। बड़े दरवाजे के सामने 2 हट्टे कट्टे पहरेदार खड़े थे। उनके हुलिये भी अजीब से थे। लंबे जर्द चोगे, गले में मालाएं, हाथों में कड़े और पांव नंगे। वो बज़ाहिर बहुत अल्लाह लोग नजर आते थे, लेकिन उनकी आंखों की तेज चमक मेरी नजरों से छुपी न रह सकी। वो हर आने जाने वाले को बहुत गहरी नजर से देखते थे। डेरे का इहाता काफी वसी था। यहाँ टाइलों का फर्श लगा था और देहाती अकीदतमंद नंगे पांव घूमते थे। इन अकीदतमंदों हमारे साथ आने वाले काश्तकार ने उंगली से एक सुतून की तरफ इशारा किया। वहां बैठा हुआ था जी।
अब वो जगह खाली थी। हमें धचका सा लगा। कहाँ गया है वो? मैंने पूछा। यहीं कहीं होगा जी, कहाँ जाना है? देहाती ने कहा। यहाँ एक तरफ रस्सियों पर बहुत से जर्द रुमाल झूल रहे थे। दूसरों की देखा देखी हमने भी जर्द रुमालों से अपने सर ढांप लिए। बहुत से लोग एक सुतून के गिर्द आंखें बंद किए बैठे थे और मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदा रहे थे। इनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी शामिल थे। हमने भी सुतून के सामने बैठकर चंद मिनट के लिए आंखें बंद कर ली। सहन में एक दीवार के साथ चंद बड़े बड़े देगचे रखे थे और उनमें प्रसाद की कोई शय पक रही थी। शायद हलवा था। ये खुशबू बिलाल शाह को बहुत बेचैन कर रही थी और वो बार बार मुड़ मुड़ कर देगचों की तरफ देखने लगता। मैंने सरगोशी में कहा, बिलाल शाह, हमें बॉडी वाला को ढूंढना है। जाहिर है वो इसी चार दीवारी में है। तुम और कांस्टेबल सामने के हिस्से में देखो, मैं पिछले बरामदे में जाता हूँ। बाहर के दरवाजे पर खास तौर पर नजर रखना। बिलाल शाह ने इकरार में सर हिलाया। हम तीनों सुतून के सामने से उठे और डेरे पर घूमने फिरने लगे। मैं एक तंग दरवाजे से गुजरकर उगबी बरामदे की तरफ चला गया। यहाँ भी जारीन का हुजूम था। छतों से बेशुमार घंटियां लटक रही थी। कहीं कहीं दीवारों में मेहराबें सी भी बनी हुई थी और उनमें अगरबत्तियां जल रही थी। कई जगह दीवारों को झंडियों और रंग बिरंगे कागजी फूलों से सजाया गया था। मैं टहलने वाले अंदाज में घूमता रहा और बॉडी वालों को तलाश करता रहा। एक तंग राहदारी में से बहुत से लोग गुजर रहे थे। मैं भी इनमें से गुजरकर एक तिकोने बरामदे में आ गया। यहाँ मैंने देखा कि 8-10 औरतें एक कतार बनाई चटाई पर बैठी हैं। उनमें जवान भी थी और अधेड़ उम्र भी। मेरे जहन में यह ख्याल सर उठाने लगा कि बॉडी वाला की चहीती बीवी शारदा ने भी तो कहीं इस डेरे का रुख नहीं किया। मुमकिन था कि वो यहाँ पहुंची हो और बॉडी वाला इसे ढूंढता हुआ यहाँ आ गया हो। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर वो दोनों कहाँ थे? मैं एक तरफ खड़ा होकर गौर से औरतों का जायजा लेने लगा। उनमें से अक्सर ने चेहरे ढांप रखे थे। मुझे उनमें कोई भी शारदा की कद काट की दिखाई नहीं दी। इन औरतों ने एक छोटे से दरवाजे के सामने कतार बना रखी थी। दरवाजे पर एक जर्द पर्दा झूल रहा था और फरबा जिस्म की एक मलंगनी सी औरत हाथ में डंडा लिए दहलीज पर खड़ी थी। मेरे देखते ही देखते दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र औरत अपने भद्दे जिस्म को घसीटती और हाय हाय करती हुई बाहर निकल आई। मेरे करीब खड़े एक नौजवान ने लपक कर औरत को संभाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता चलता बरामदे में ले गया। अब कतार में सबसे आगे बैठी हुई दो औरतें उठी। उनमें से एक 15 साल लड़की थी और दूसरी अधेड़ उम्र। गालबन वो माँ बेटी थी। लड़की चेहरे मुहरे से बीमार नजर आती थी। माँ ने उसे सहारा दे रखा था। पर्दा उठाकर दोनों तारीख दरवाजे में गुम हो गई। 2 या 3 मिनट बाद अधेड़ उम्र औरत बाहर निकल आई। उसके हाथ में लड़की की क्रीम कलर की चादर थी। इसके अलावा लड़की की बालियां, पीतल की चूड़ियां और गालबन बालों का क्लिप भी था। मलंगिनी ने ये चीजें देखी तो गुस्से से बड़बड़ाने लगी। फिर कतार में बैठी औरतों को डांट कर बोली, किसी के जिस्म पर धात की कोई शय ना हो। अगर है तो उतार कर यहीं रख दो। जिन औरतों ने बालियां या चूड़ियां वगैरह पहन रखी थी फौरन उतार दी। दफतन मैं चौंक गया। अंदर से रोने चीखने की आवाज़ें आ रही थी। ये दबी दबी आवाज़ यकीनन उस लड़की की थी जो थोड़ी देर पहले अंदर गई थी। हाय मैं मर गई, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा रसूल का वास्ता मुझे छोड़ दो। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी माँ कभी उंगलियां कानों में लगा देती और कभी हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखने लगती, जैसे अपनी बेटी की मुश्किल आसान होने की दुआ मांग रही हो। इर्द गिर्द मौजूद जिन दूसरे लोगों तक ये आवाज़ पहुंच रही थी वो भी गमजदा और खामोश नजर आते थे। यकायक एक भारी हाथ मेरे कंधे पर आया। मैंने मुड़कर देखा। लंबे जर्द चोगे वाले पहरेदार मेरे पीछे खड़े थे। मेरे कंधे पर हाथ रखने वाला पहरेदार वही था जिसे मैंने बैरूनी दरवाजे पर देखा था। वो मध्यम लेकिन भारी आवाज में बोला, तुम्हें छोटे महाराज ने बुलाया है। उसके लहजे में रौब था। इसके अलावा ये भी जाहिर होता था कि मेरे इनकार या इकरार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे हर सूरत में जाना ही होगा। मैं खामोशी से चल दिया। दोनों डशकरे संतरियों की तरह मेरे दाएं बाएं चलने लगे। तंग राहदारी से गुजारकर वो मुझे एक हॉल नुमा कमरे में ले आए। यहाँ बहुत से जुड़वा सुतून खड़े थे। मैं हैरान हो रहा था कि इस वीरान से देहाती इलाके में इतनी बड़ी इमारत मौजूद है। वो कहानी जो अमृतसर के साहब होटल में होने वाली लड़ाई से शुरू हुई थी, रास्ता बदलती हुई गुरु महाराज के इस पुरस्कार डेरे पर आ गई थी। मेरे सामने एक दरवाज़ा खुला और दोनों पहरेदारों समेत मैं एक कुशादा कमरे में दाखिल हो गया। छोटे से सुर्ख कालीन पर एक शख्स गांव तकिए से टेक लगाए बैठा था। उसके जिस्म पर जर्द कपड़े का एक तहबंद था।
बालाई जिस्म नंगा था और बालों भरे सीने पर बेशुमार मालाएं लटक रही थी। इस शख्स ने सिखों की तरह चेहरे पर और सर के बाल बढ़ा रखे थे। मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखकर कहने लगा, बॉडी वाला के पीछे आए हो? ये बड़ा अचानक सवाल था। सवाल करने के बाद उस शख्स की निगाहें मेरे चेहरे पर जम गई। ये वही दांव था जो हम मुल्जिमों पर आजमाते थे। अचानक कोई इंकिशाफ करके उनके चेहरे के तासुरात देखे जाते हैं। वो शख्स भी मेरे चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कौन बॉडी वाला? मैंने पूछा। उस शख्स ने चेहरा सुर्ख करके मुझे एक नाकाबिले इशात गाली से नवाजा और गरज कर बोला, मुख्तार हुसैन, इसकी कमीज के अंदर से रिवॉल्वर निकाल लो। मेरे दाएं बाएं खड़े लश्करों ने एकदम मुझे बाजुओं से पकड़ लिया। फिर दाएं जाने वाले शख्स ने कमीज के नीचे मेरे रिवॉल्वर पर हाथ डाला। ये ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में कुंदा कि मैं कुछ खतरनाक लोगों में घिर गया हूँ और इस मौके पर अपने रिवॉल्वर से महरूम होना बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। जो ही मुख्तार हसन नामी शख्स का हाथ मेरे रिवॉल्वर से टकराया, मैंने ज़रा सा झुककर कोहनी पूरी कुव्वत से उसकी पसली में मारी और फिर टांग से ढकेलकर उसे दूर फेंक दिया। बाएं तरफ वाला डशकरा एक सेकंड के लिए जैसे सख्ते की हालत में खड़ा रह गया। उस एक सेकंड की गफलत उसे महंगी पड़ी। मैंने उसे उसकी वजनी मालाओं समेत पकड़कर एक जोरदार झटका दिया। वो उड़ता हुआ सामने गांव तकिए वाले गुरुजी पर जा पड़ा। गुरु के करीब रखा हुआ रंगीन हुक्का उलट गया और चिलम के अंगारे सुर्ख कालीन पर बिखर गए। ऐन उस वक्त कमरे का बगली दरवाजा धमाके से खुला और मैंने अपने सामने एक कयामत को खड़े पाया। वो खूबसूरत जवान औरत थी। उसके जिस्म पर कसी हुई साड़ी थी। साड़ी की चोली निहायत ही मुख्तसर थी और पेट उड़िया हो रहा था। लड़की ने सारे गहने पहन रखे थे। जबरदस्त चकाचौंध थी लड़की के हुस्न में। मुझे याद आया कि लड़की को मैंने कहीं देखा है। वो भी मुझे देखकर पहचान रही थी, बल्कि पहचान चुकी थी। आप थानेदार साहब? उसके होठों से निकला। थानेदार का जिक्र सुनकर मेरी तरफ बढ़ता हुआ वो शख्स रुक गया, जिसे मैंने ढकेलकर छोटे महाराज पर फेंका था और जिसकी आंखों में अब खून उतरा हुआ था। एक शख्स लोटा लेकर आगे बढ़ा और कालीन पर बिखरे कोयलों पर जल्दी जल्दी पानी के छींटे देने लगा। छोटा महाराज अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो कभी हैरत से मेरी तरफ और कभी उस लड़की की तरफ देखता था जो दरवाजे से बरामद हुई थी। लड़की बोली, हाँ जी, थानेदार हैं ये। इन्होंने ही तो हफ्ते के रोज स्टेशन पर मेरी जान बचाई थी। अब मुझे सब कुछ याद आया। ये लड़की अमृतसर रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों में घिर गई थी। बात कोई भी नहीं थी, बस देखते ही देखते तमाशा लग गया था। इस लड़की के साथ एक अधेड़ उम्र औरत और जर्द कपड़ों वाले दो मुलाजिम थे। गालबन वो इसी स्थान के पुजारी थे। लड़की लाहौर से ट्रेन पर आई थी। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही कुछ देहाती औरतों ने उसे पहचान लिया और महारानी महारानी कहकर उसके पांव चूमने लगी। लड़की को महारानी इसलिए नहीं कहा गया था कि वो सचमुच की रियासत की किसी महारानी थी। दरअसल उसे इस शख्स की वजह से महारानी कहा गया था, जो इस वक्त सिर्फ तहबंद बांधे मेरे सामने खड़ा था और जिसके सीने पर बेशुमार मालाएं झूल रही थी। उसे इस स्थान में महाराज कहा जाता था। चूंकि लड़की उसकी पत्नी थी, इसीलिए देहाती औरतों ने उसे पहचान कर महारानी महारानी कहना शुरू कर दिया था और अकीदत से उसके पांव चूमने लगी थी। जब हुजूम हुआ तो महारानी को लेने के देने पड़ गए। इस हुजूम में सिर्फ पांव चूमने वाले ही नहीं थे, चुटकियां लेने वाले मुस्टंडे भी थे। महारानी चिल्लाने लगी। मौजमा देखकर मैं दौड़ा। मेरे साथ चंद दूसरे अफराद भी शरीक हो गए और हमने बमुश्किल महारानी की जान छुड़ाई। इस वाक़े के हवाले से लड़की ने मुझे पहचान लिया था। जर्द तहबंद वाला हैरान होकर बोला, आप इंस्पेक्टर साहब हैं? भगवान क्षमा करे, ये तो बड़ा अपराध हो गया है हमसे। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। हमको माफ़ कर दो इंस्पेक्टर साहब। उसने अपने आदमी को जोरदार झापड़ रसीद किया और बाकी लोगों को भी जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकाल दिया। आजिज़ी से कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, हम समझे थे कि शायद आप उस बॉडी वाला के साथी हैं और किसी बुरे इरादे से यहाँ आए हैं। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि बॉडी वाला भी यहाँ किसी बुरे इरादे से आया था? वो बोला, ये बात तो हमसे बेहतर आप जानते हैं जनाब। हमें तो इतना पता है कि वो कातिल है और एक कत्ल करने के बाद वो अब 10 कत्ल भी कर दे तो उसे एक ही बार फांसी होनी है। तुम कहना क्या चाहते हो कि वो यहाँ किसी को कत्ल करने आया है? ये बात हो भी सकती है जनाब। यहाँ इससे पहले उसे कभी नहीं देखा गया, ना ही वो इस किस्म का बंदा है। अगर वो यहाँ पहुँचा है तो ज़रूर उसकी कोई वजह है। मैंने कहा, तुम्हारी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वजह तुम जानते हो। शायद आप ठीक कह रहे हैं, उसने जवाब दिया। फिर जर्क बर्क लिबास वाली लड़की से बोला, चांदनी, बॉडी वाला की बीवी को ले आओ। चांदनी सर झुकाकर बाहर चली गई। मेरा शुबा यकीन में बदल गया।
बॉडी वाला की बीवी यहाँ थी और वो उसे तलाश करता हुआ इस स्थान तक पहुँचा था। इंकिशाफ अंगेज़ बात ये थी कि महाराज के ख़्याल में बॉडी वाला बीवी की मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि नफ़रत की वजह से उसे तलाश करता रहा था, बल्कि उसे कत्ल करने का इरादा रखता था। चंद ही लम्हे बाद चांदनी बॉडी वाला की बीवी शारदा को लेकर मेरे सामने आ गई। शारदा सादा लिबास में थी, उसके चेहरे से अफ़सुर्दगी और नाउम्मीदी टपकती थी। वो हसीन थी और हसीन चेहरे अफसुर्दा होकर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। महाराज ने कहा, थानेदार साहब, बेसहारा को सहारा देना किसी भी मज़हब में गुनाह नहीं। हमने इस औरत को बेसहारा जानकर और उसकी जान खतरे में देखकर उसे यहाँ पनाह दी है। मैंने शारदा को मुखातिब किया, शारदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो कुछ देर दांतों से होठों को काटती रही, फिर बोली, महाराज ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। मुझे लग रहा था कि उस घर में मेरी जान महफूज नहीं है। मुझे अपने पति से जान का खतरा था। मैं खामोशी से इस स्थान में आ गई। शादी से पहले अपनी माँ के साथ मैं अक्सर यहाँ आया करती थी। मुझे पता था कि मुझे यहाँ सर छुपाने को जगह मिल सकती है। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे पति को इस जगह का पता चल गया और वो मेरे पीछे यहाँ पर पहुँच गया। ये बिल्कुल दूसरा ही नक्शा सामने आ रहा है। इकलौते बेटे को कत्ल करने के बाद अब वो बॉडी वाला अपनी पत्नी के दर पे था। कम से कम वो तो यही समझ रही थी। और अगर वो ये समझ रही थी तो यकीनन कोई बात होगी। मेरा ध्यान फ़ौरन बॉडी वाला की तरफ चला गया। मैंने छोटे महाराज से पूछा, अब कहाँ है बॉडी वाला? वो बोला, इसी स्थान में है इंस्पेक्टर साहब। हमारे आदमियों ने उस पर गहरी नज़र रखी हुई है। अभी छोटे महाराज के होठों से बमुश्किल ये अल्फाज निकले ही थे कि हुजरा नुमा कमरे से बाहर चंद अफराज के तेज-तेज बोलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर किसी ने घबराहट भरे अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? छोटे महाराज ने अपनी जगह पर खड़े-खड़े बारो-अब आवाज में बोला। मैं हूँ महाराज कमल कुमार। आपसे बात करनी है। आ जाओ, महाराज ने कहा। लंबी बूदी वाला एक अधेड़ उम्र हिंदू परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुआ। पहले उसने झिझक कर हमारी तरफ देखा, फिर परेशानी के आलम में काँपती हुई आवाज़ में बोला, महाराज वो लालू राजा बेहोश पड़ा है, स्नान घाट की तरफ और क्या? छोटे महाराज ने कड़क कर कहा, और जी वो गाड़ी वाला गायब है। ओह राम! छोटे महाराज के मुँह से बेसाख्ता निकला। अपनी धोती सँभालता हुआ वो तेज़ी से दरवाज़े की तरफ बढ़ा। उसके कारिंदे बड़े अदब के साथ उसके पीछे चलने लगे। मैं समझ गया था कि अभी जो मुख्तसर गुफ्तगू हुई है, वो बॉडी वाला के बारे में है। एक लम्हा ज़ाय किए बगैर मैं भी उन लोगों के साथ चल दिया। जुड़वां सुतूनों वाले हॉल नुमा कमरे से निकलकर हम एक तिकोनी बरामदे में पहुंचे, जहां एक बंद दरवाजे के सामने बहुत सी हाजतमंद औरतों की कतार लगी थी। अंदर से नौजवान लड़की के रोने चिल्लाने की और मिन्नत समाजतें करने की आवाज़ अभी तक आ रही थी। इस तिकोनी बरामदे में आने के लिए मैं एक तंग राहदारी से गुजरा था, लेकिन छोटे महाराज ने इस राहदारी से गुजरने के बजाय एक दरवाज़ा इस्तेमाल किया। ये एक शॉर्टकट रास्ता था। दरवाजे से गुजरते ही हम स्थान के उगबे अहाते में निकल आए। यहाँ भी अकीदतमंदों की आमद-ओ-रफ्त जारी थी। छोटे महाराज को देखते ही वो एकदम रास्ता छोड़कर खड़े हो जाते थे। उनके सर झुक जाते थे और नज़रें ज़मीन में गड़ जाती थी। कुछ दीवानगी के मारे बाकायदा महाराज के पाँव छूने की कोशिश करते थे। महाराज किसी को खातिर में लाए बगैर तेज़-तेज़ कदमों से स्नान घाट की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। स्नान घाट डेरे के अंदर ही वाक़ था। यहाँ 3 कुएँ थे और टोंटियों की तवील कतारें नज़र आ रही थी। एक तरफ बहुत से गुस्लखाने और बैतुल खला बने हुए थे। यहाँ एक मकाम पर 30-40 अफराद का मजमा लग चुका था। मज़ीद बहुत से लोग तेज़-तेज़ कदमों से चले आ रहे थे। छोटे महाराज मजमे के पास पहुँचे तो लोग एकदम से पीछे हट गए। एक मैली सी चटाई पर एक मोटा ताज़ा हिंदू डशकरा बेहोश पड़ा था। उसकी बाईं कनपट्टी पर किसी ने वज़नी सी चीज़ से ज़रब लगाई थी। नीले रंग का बड़ा सा गोमुड़ नजर आ रहा था और इस गोमुड़ में से खून रिस कर गर्दन तक पहुंच रहा था। जर्द चोगे वाले एक शख्स ने छोटे महाराज से सरगोशियों में गुफ्तगू की और सामने बैतुल खला की तरफ इशारा करके उसे कुछ बताया। छोटे महाराज गरज कर बोले, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, चारों तरफ देखो, और ये भी हो सकता है कि वो कहीं स्थान में ही छुपा हुआ हो। हुक्म मिलते ही उसके कारिंदे इधर-उधर बिखर गए। छोटे महाराज मेरी तरफ देखकर बोला, लगता है उसे आपके आने की खबर हो गई थी। तुम बॉडी वाला की बात कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। जी हाँ, छोटे महाराज ने जवाब दिया। हमने कल से 4 आदमी उसकी निगरानी पर लगा रखे थे।
वो स्थान में जहाँ भी जाता उस पर नज़र रखी जाती थी। अभी आधा घंटा पहले वो स्नान घाट की तरफ आया और उस सामने वाले बैतुल खला में चले गया। हमारा ये सेवक लालू राजा उसके पीछे था। अब ये बेहोश पड़ा है और बॉडी वाला गायब है। हमारा ख्याल है उसने लालू के सर पर ईंट से चोट लगाई। वो सामने ईंट देख रहे हैं आप? वो बैतुल खला की ईंट है और बाहर पड़ी हुई है। इस गुफ्तगू के दौरान ही बिलाल शाह और कांस्टेबल जीवन भी मेरे पास आन खड़े हुए। मैंने छोटे महाराज से कहा, अगर कातिल भागा तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। जब तुम जान चुके थे कि ये शख्स मुजरिम है तो फिर पुलिस को बेखबर रखने की कोई वजह नहीं थी। बहरहाल इस स्थान के अंदर और बाहर उसे तलाश करो और हम भी देखते हैं, लेकिन ये ना हो कि अब वो लड़की भी गायब हो जाए। मेरे वापस आने तक बॉडी वाला की बीवी को यही स्थान पर मौजूद रहना चाहिए। छोटे महाराज जल्दी जल्दी इकरार में सर हिलाने लगे। उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। मैंने बिलाल शाह को तो वही स्थान में छोड़ा और कांस्टेबल जीवन को साथ लेकर बाहर आ गया। स्थान के कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड में हमारी जीप मौजूद थी। पास ही बॉडी वाला की गर्द आलूद गाड़ी भी खड़ी थी। महाराज के एक दो सेवक बड़ी परेशानी हालत में इधर से उधर घूम रहे थे। मैंने उनमें से एक सेवक को साथ बिठा लिया और इर्द गिर्द के इलाके में बॉडी वाला को तलाश करने लगा। 1 घंटे बाद हमारी जीप दोबारा स्थान के सामने रुकी। हमारी तमाम दौड़ धूप बेकार गई थी। अब सिर्फ यही उम्मीद थी कि शायद इस स्थान में कोई अच्छी खबर मौजूद हो, लेकिन यह उम्मीद भी पूरी नहीं हो सकी। इस स्थान पर जर्द चोगे वाला जो पहला सेवक मिला था, उसने हमें बताया कि कार वाले यानी बॉडी वाले का कुछ पता नहीं चला। इस स्थान में मौजूद अकीदतमंद भी कुछ हैरान परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्हें सारी बात का तो पता नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर जान गए थे कि कोई पापी छोटे महाराज के सेवक को ज़ख्मी करके भाग गया है और अब बाकी सेवक उसे ढूंढते फिर रहे हैं। मैं सीधा उसी हुजरे-नुमा कमरे में पहुंचा जहां थोड़ी देर पहले महाराज और उसकी सुंदर पत्नी और शारदा से मुलाकात हुई थी। छोटा महाराज अब मुझसे दबा-दबा सा नज़र आ रहा था। उसने बड़े एहतराम के साथ मुझे अपने बराबर जगह दी। बिलाल शाह और जीवन को भी अंदर बुला लिया गया। हमारे सामने मिठाई का थाल और दूध के गिलास रखे गए। मैंने खुश्क लहजे में कहा, महाराज इन तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं। ज़रूरी बात यह है कि बॉडी वाला की धर्मपत्नी से बात करना चाहता हूँ, इसी वक्त और तन्हाई में। मेरे तासुरात देखकर महाराज जल्दी से अपनी जर्द धोती समेटकर उठकर खड़ा हो गया। वो साथ कमरे में गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर मुझे उस कमरे में ले गया। ये छोटा सा कमरा था और सजा सजाया था। एक मसहरी पर मखमल की चादर बिछी हुई थी। दीवारों पर गालीचे थे और ताकदानों में देवी देवताओं की मूर्तियां सजी हुई थी। उनमें कुछ मूर्तियां खाली सोने की थी और उनसे अंदाज़ा होता था कि इस स्थान के कर्ता धर्ता कितने पैसे वाले हैं। कमरे में लोबान की खुशबू बसी हुई थी। जो ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, एक दूसरे दरवाजे से शारदा अंदर आ गई। उसकी आंखें सुर्ख थी और सौगवारी ने उसके हुस्न को कुछ और ही निखार दिया था। उसे देखते ही एहसास होता था कि इतनी प्यारी और कोमल सी लड़की बॉडी वाला जैसे रोड रोलर के नीचे कुचले जाने के लिए नहीं थी। वो इत्मीनान से बैठ गई तो चंद रस्मी बातों के बाद मैं असल मौजू की तरफ आ गया। मैंने पूछा, शारदा देवी, जो कुछ हमें अब तक मालूम हुआ है उससे तो यही पता चलता है कि बॉडी वाला तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत में उसने खानदान में सबसे बिगाड़ रखी थी। फिर एकदम ही तुम्हें उससे जान का खतरा क्यों लाहिक हो गया? वो बोली, इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में खुद ये बात नहीं आती कि हमारे हंसते बसते घर को अचानक ये किसकी नज़र खा गई है। पहले हेमा घर से भागी, फिर बिस्वजीत कत्ल हुआ और अब मुझे लग रहा है कि मेरी बारी आ गई है। कौन कत्ल करेगा तुम्हें? मैंने पूछा। मेरा मतलब है कि किसकी तरफ से खतरा महसूस कर रही हो तुम? वो बोली, मुझे खुद मालूम नहीं तो आपको क्या बताऊं। बस दिल में डर सा है कि उस घर में गई तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा। वो गोल मोल अंदाज में बात कर रही थी। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे सौतेले बेटे बिस्वजीत के कत्ल में किसका हाथ है? इस सवाल का जवाब शारदा के लिए बहुत मुश्किल था और इस मुश्किल का अंदाज़ा उसके चेहरे से हो रहा था। वो कुछ शदीद उलझन में साड़ी का पल्लू मरोड़ती रही, फिर बोली, मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। मैं घर में रहने वाली औरत हूँ। मुझे क्या पता घर से बाहर क्या होता रहा है। वैसे भी मेरा पति और सौतेला बेटा आपस की बातें मेरे सामने ज़ाहिर नहीं करते थे और ना ही कभी मैंने उनकी टोह लेने की कोशिश की। पति की सेवा और उसके बच्चों की देखभाल मेरी जिम्मेदारी थी और मैं ये जिम्मेदारी पूरी तरह अदा कर रही थी।
मैंने उसे टोकते हुए कहा, मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पूछ रहा हूँ कि बिस्वजीत के कत्ल के मुतालिक तुम्हारे ख़्याल क्या है? वो गहरी साँस लेकर बोली, इंस्पेक्टर साहब मुझे लगता है कि बाप-बेटे में कुछ अनबन है। मैंने अपने पति से कई दफ़ा पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने डाँट कर कहा कि मैं इस मामले में दखल ना दूँ। साफ ज़ाहिर था कि वो मुझसे कुछ छुपाना चाहते थे। बिस्वा मुझसे हर बात खुलकर करता था, लेकिन इस मामले में उसने भी ज़ुबान बंद रखी हुई थी। पिछले 2 दिन के लिए मैं मायके गई तो नौकरों से पता चला कि बाद में उन्होंने यानी बॉडी वाला ने बिस्वा को किसी बात पर बुरी तरह डाँटा डपटा था। उन दिनों बिस्वा की टाँग अभी तक पूरी सही नहीं हुई थी। वो बैसाखियों से चलता था। मैं मायके से वापस आई तो बिस्वा अपनी बैसाखियों को तोड़कर फेंक चुका था। मुझसे कहने लगा, आपू मैंने बैसाखियाँ तोड़ दी हैं। अब आप लोगों को अपने पाँव पर चलकर दिखाऊँगा। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप बेटे में वही झगड़ा हो जो अक्सर घरों में होता है। बाप समझता है कि बेटा हठहराम है, गैर ज़िम्मेदार और लापरवाह है। बेटे का ख़्याल होता है कि बाप सख्तगीर है और उसे अपने ऊपर बोझ समझता है। शारदा बोली, अब आपको क्या बताऊँ, जब मुझे खुद भी ठीक से कुछ नहीं पता। ऐसा झगड़ा उन दोनों में होना तो नहीं चाहिए। बिस्वजीत खासा ज़िम्मेदार था और पढ़ाई में दिलचस्पी लेता था। पिछले साल वो फ़ेल हुआ था, लेकिन उसकी वजह उसकी बीमारी थी। उसे टाइफाइड हो गया था। इस दफ़ा वो टाँग की वजह से इम्तिहान में नहीं बैठ सका। मैंने कहा, शारदा देवी, तुम मुझे अपने दिल की बात बताओ। क्या तुम ये समझती हो कि बॉडी वाला अपने बेटे को कत्ल कर सकता है? शारदा का रंग कुछ और ज़र्द पड़ गया। लर्ज़ीदा आवाज़ में बोली, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे जो कुछ पता था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके इनकार में भी इकरार की झलक थी। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम घर छोड़ने के बाद इस स्थान पर क्यों आ गई? तुम अपने वालिदैन के घर भी तो जा सकती थी। वालिदैन के घर जाने से कोई फ़ायदा नहीं था, शारदा ने जवाब दिया। मुझे डर था कि मेरा पति वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। उसकी ज़हनी हालत बड़ी ख़राब नज़र आ रही थी। वो पिछले कई रोज़ से मुसलसल शराब पी रहा था। किसी वक़्त मुझे ऐसी ग़ज़बनाक नज़रों से देखता था कि मैं सरतपा काँप कर रह जाती थी। जिस वक़्त मैं घर से निकली, मुझे सिर्फ़ शक था कि वो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। लेकिन अब तो शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। वो मेरे पीछे ही पीछे यहाँ तक आ गया। अगर गुरु महाराज की पनाह मुझे ना मिलती तो न जाने क्या हश्र होता मेरा। अब वो कदरें खुलकर बात कर रही थी। मैंने पूछा, मुझे पता चला है कि तुम्हारी भी ये दूसरी शादी है। पहले शौहर से तुम्हारी अलहदगी हुई थी या? वो बोली, नहीं, वो फौत हो गया था। शादी के एक ही बरस बाद सड़क के एक हादसे ने उसकी जान ले ली। इस जिक्र ने एकदम शारदा को रंजीदा कर दिया। मैंने कहा, उसके बाद तुम्हारी शादी बॉडी वाला से हो गई? इस शादी में तुम्हारी रजामंदी शामिल नहीं थी। वो बोली, राज़ी या नाराज़ी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली शादी की तरह ये शादी भी वालिदैन की मर्ज़ी से हुई थी। अपने दूसरे शौहर को तो मैंने शादी से पहले देखा भी नहीं था, लेकिन शादी के बाद मैंने एक पत्नी के तौर पर अपने हर फ़र्ज़ को पूरा किया है। शौहर को मोहब्बत दी, उसके घर की, उसके बच्चों की पूरी निगहदाश्त की। चंद हफ्ते पहले तक कोई मेरे शौहर से मेरे बारे में पूछता तो वो मेरी तारीफ़ें करते न थकता। लेकिन फिर चंद हफ्तों के अंदर अंदर उसे न जाने क्या हो गया कि वो सब कुछ भूल गया और उसकी आंखें मेरे लिए आग बरसाने लगी। मैंने कहा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? यहीं रहोगी या कोई और ठिकाना ढूंढोगी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, वो फिक्रमंदी से बोली। मैंने कहा, बॉडी वाला गिरफ्तार हो जाता तो और बात थी। अब वो फरार हो गया है। ऐसे में तुम्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वो बोली, मैं समझती हूँ कि इस स्थान में मैं जितनी हिफाजत से रह सकती हूँ, कहीं और नहीं रह सकती। यहाँ मुझे किसी तरह का कोई खौफ खतरा नहीं। मेरे अलावा भी चंद बेसहारा औरतें यहाँ मौजूद हैं। महाराज की पत्नी उनकी देखभाल करती हैं। उनके रहने और सोने के लिए अलहदा जगह है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि गवारा में मेरी वालदा को मेरे बारे में इत्तला पहुँच जाए और वो यहाँ आकर मुझसे मिल जाए। गवारा अमृतसर के नवाह में एक छोटी सी आबादी थी, जैसे लाहौर के नवाह में कोट लखपत। वालदा का जिक्र शारदा की ज़ुबान पर आया तो उसकी आंखें भीगने लगी। मैं उसे ज़रा छेड़ता तो वो बाकायदा रोने लगती। मैंने मौजू बदल कर कहा, तुम अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरह समझती हो। मेरे ख्याल में तो एक जवान जहान औरत का इस स्थान में पड़े रहना ठीक नहीं, और सच्ची बात तो यह है कि मुझे ये स्थान कोई अच्छी जगह नहीं लग रही है। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। बाकी मेरी तरफ से ये पाबंदी ज़रूर रहेगी कि तुम मुकामी थाने में पेशगी इत्तला दिए बगैर कहीं नहीं जाओगी।
मुझे अभी तुमसे बहुत कुछ पूछना है और हो सकता है इस सिलसिले में बार-बार तुम्हारी ज़रूरत पड़े। वो इकरार में सलीलाने लगी। चलिए आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। ये तो फर्स्ट के बाद फ़ौरन आपको मिल जाएगा। और इसको भी लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। और देखिए क्या है अब इस कहानी का ये कि अब शारदा को लगता है कि उसका पति उसकी जान के पीछे पड़ा है। असल हकीकत क्या है इसमें भी शायद कोई राज़ होगा जो आगे खुलेगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए। बेचारा वो लड़का तो अपनी जान से चला गया, क्या कर सकते हैं? क्या वाक़ई में उसके बाप ने उसको गोली मारी है? ये भी आगे पता चलेगा, लेकिन राज़ तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो आप लोग इसका थर्ड पार्ट जो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग उसको बिल्कुल सुनिए और लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। लाइक करने में कंजूसी ना करें, प्लीज़ ना करें। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो और ज़रा आगे जाएगी, थोड़ा-सा उसको भी और उछाल मिलेगी, मतलब कि वो और आगे बढ़ जाएगी। तो आप लोग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक करिए। चलिए मिलते हैं थर्ड पार्ट में जल्दी से, फ़ौरन से ये ख़त्म होने के साथ में आपको मिल जाएगा। चलिए तब तक